Hello friends, welcome to my new session of Smita online classes, Smita classes. The new session of online tutorials of Smita classes. Today we will be dealing with an economics chapter of class 9th, the story of Palampur. The name of the chapter is the story of village Palampur. Village Palampur. आप हमारे जितने भी इंडियन विलेजेस हैं, आपके भी अपने कोई विलेज होंगे, तो जितने भी इंडियन विलेजेस हैं सबका एक मेन ऑक्यूपेशन होता है ना। और मेन ऑक्यूपेशन इंडियन विलेजेस का क्या है? फार्मिंग है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडियन विलेजेस। ऐसे ही एक विलेज को यहाँ पे डील किया गया है, पालमपुर विलेज, जो एक्चुअली एक इमेजिनरी विलेज है, हाइपोथेटिकल विलेज है। इमेजिन किया गया है कि एक पालमपुर विलेज है। विलेज जो है वो उसके पास का नियरेस्ट बिग विलेज जो है वो है रायगंज, और उसके पास का नियरेस्ट टाउन जो है वो शाहपुर है। ऐसे इमेजिन किया गया है कि ये विलेज जो है वो यूपी के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, तो जैसे कि हर एक विलेज का, इंडियन विलेज का मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है, उसी तरह इस विलेज का भी मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग ही है। इस विलेज में क्या है कि इसका जो रोड्स है वेल ऑल वेदर रोड है, जो कि हर मौसम को सह सकेगा। इस तरीके का अच्छा रोड बनाया गया है जो कि नियरेस्ट विलेज रायगंज को कनेक्ट करता है और शाहपुर को भी कनेक्ट करता है। अलग अलग तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस रोड पे देखे जा सकते हैं, जैसे कि टोंगा है, बोगीज है। अब बोगीज क्या है? बोगीज है ऐसा कार्ट, वुडन कार्ट है जो कि बफेलोज ड्रॉ कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है? बुलक कार्ट होता है जो बुल्स ड्रॉ करते हैं ना, बैल गाड़ी जो बोलते हैं, तो वो बैल आगे बढ़ाते थे। तो ये जो है बफेलोज आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये बोगीज कहलाएगा। टोंगा है, बोगीज है और रिक्शास है, ऐसे करके छोटे छोटे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और इसको जब जाके मेन टाउन में वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं, और जब यहाँ से लोड करके ये लोग जो भी प्रोडक्शन सामान है, जैसे जैगरी हो, गुड़ हो, जो भी हो, उसको जब ये लोग ले जा रहे हैं वहां जाके मेन रोड पे फिर जाके ये लोग उसको जीप्स में, ट्रक्स में, मिनी वैन्स में लोड करके नियरेस्ट विलेज को या टाउन को ले जाते हैं। ठीक है, अब जो ये पालमपुर विलेज है उसमें क्या है? 450 फैमिलीज है। 450 फैमिलीज है जिसमें कि 80 फैमिलीज जो है वो अपर कास्ट का है, और बाकी रेस्ट ऑफ द फैमिलीज जो है वो दलित है कि लोअर कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, उनका है। तो जो 450 फैमिलीज जो कि अपर कास्ट के, उनका दे हैव बिग हाउसेस, बड़े बड़े घर है, सीमेंटेड हैं, पूरा सीमेंट से और ब्रिक्स से, रॉड्स से सबसे बनाया गया बिग हाउसेस है। उन लोग सबका लैंड भी है, सब फार्मर्स हैं जो जिनका बहुत अच्छा बड़ा बड़ा पीसेस ऑफ लैंड है जिसमें वो लोग फार्मिंग करते हैं या कराते हैं। और जो ये दलित्स हैं वो विलेज के एक कॉर्नर में रहते हैं, और विलेज के कॉर्नर में रहते हैं जहाँ पे कि उनका छोटा छोटा हाउसेस है, ज्यादातर मड या स्ट्रॉ का हाउस है। और ये भी देखा गया है कि ऑलमोस्ट ये जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत दिन पहले ही पालमपुर विलेज में आ गया, तो विलेज इज वेल कनेक्टेड। वहां पे अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी है, ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी है, रोड अच्छे से बना हुआ है। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ वेल फेयरली डेवलपिंग विलेज। इट इज अ फेयरली डेवलपिंग विलेज है पालमपुर का जो विलेज है। डेवलपिंग विलेज है, अच्छे से उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, रोड्स भी है, सब कुछ है। अब फार्मिंग तो मेन ऑक्यूपेशन है, उसके अलावा अदर छोटा छोटा अदर ऑक्यूपेशन भी होता है ना, नॉन फार्मिंग ऑक्यूपेशन जो कहेंगे, जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। जैसे कि क्या है आपका, जैसे कि आटा ग्राइंडिंग मिल है, व्हीट ग्राइंडिंग मिल, जहाँ पे कि व्हीट को ग्राइंड करके फ्लोर में चेंज कर रहे हैं, आटा में चेंज कर रहे हैं, वो होगा। या छोटा छोटा शॉपकीपर्स का होगा, डेयरी फार्मिंग होगा, इस तरह का छोटा छोटा जो है नॉन फार्मिंग ऑक्यूपेशंस भी वहां पे है। ठीक है, अब जब फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन है तो 75% ऑफ पीपल जो है, वहां के लोग जो हैं वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं। या तो फार्मर्स है या फिर लैंडलेस लेबरर्स है। मतलब या तो वो फार्मर है, उनके अपने पीस ऑफ लैंड है जिसमें वो फार्मिंग कर रहे हैं, या फिर ऐसे लेबरर्स हैं जिनका अपना तो लैंड नहीं है पर वो दूसरे के फार्म्स में काम करते हैं, उनके बदले उनको डेली वेजेस की मंथली वेजेस उनको मिलता है। ठीक है, इस तरीके से है। अब क्या है कि जो फार्मिंग जो है मेन ऑक्यूपेशन, उसके लिए 4 मेन रिक्वायरमेंट्स होता है। कोई भी अगर हम लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी करेंगे, चाहे कि
गुड्स देंगे कि सर्विसेज देंगे। गुड्स का मतलब है कि कुछ हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे फार्मिंग करके वीट राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो गुड्स की कैटेगरी में आएगा। सर्विसेज, मान लो कोई डॉक्टर है जिसने अपनी डिस्पेंसरी खोल रखी है, तो वो अपना सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर प्रोवाइड कर रहा है, उसको कहेंगे सर्विसेज। हाँ, और एक चीज क्या मेंशन किया गया कि पालमपुर में जो है 2 प्राइमरी स्कूल है। 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल भी है, और पालमपुर में क्या है, एक जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है, गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया हुआ, और प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। तो एक तरह से अच्छा खासा विलेज है। ठीक है, अब है कि 4 रिक्वायरमेंट्स कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या होगा, तो फर्स्ट होता है लैंड। लैंड सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि अरे लैंड होगा तब तो या तो हम फार्मिंग करेंगे कि फैक्ट्री सेटअप करेंगे, जो भी करेंगे मेरे पास एक लैंड होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड रिक्वायरमेंट पे हम जाएंगे तो वो क्या होगा, लेबर। लैंड के बाद मेरा सेकंड रिक्वायरमेंट आ गया लेबर। अब लेबर में क्या होगा, लेबर भी 2 तरह का, एक तो स्पेशलाइज्ड लेबर और एक है मैनुअल लेबर। स्पेशलाइज्ड लेबर मतलब जो कि एजुकेटेड है, जो कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड है, ऐसे लेबर का जरूरत है। मान लीजिए किसी फार्मर ने ये खरीदा है, बड़ा सा कंबाइन मशीन खरीदा है या थ्रेशिंग मशीन खरीदा है, तो थ्रेशिंग मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाए वो स्पेशलाइज्ड लेबर ही जानता होगा, जो कि उसकी ट्रेनिंग लेके आया है। तो जब ये फार्मर अपने इस थ्रेशर को रेंट पे दे रहा है दूसरे फार्मर्स को, तो वही स्पेशलाइज्ड ड्राइवर का जरूरत है जो उसको ऑपरेट करेगा। तो ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड लेबर हो गया, जो कि कह सकते हैं एजुकेटेड लेबर है, हाँ, एजुकेटेड इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। और दूसरा है मैनुअल लेबर, जैसे कि ये लेबरर्स जो दूसरे के फार्म में काम कर रहे हैं। तो 2 तरीके का हो गया। पहला रिक्वायरमेंट हमारा लैंड हुआ, दूसरा हो गया लेबर। अब तीसरे रिक्वायरमेंट पे आएंगे तो वो है हमारा कैपिटल। कैपिटल अगर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बोले तो रफली बोले तो कैपिटल मतलब मनी होता है। ठीक है, पर यहाँ पे है 2 तरीके का कैपिटल है। ठीक है, एक है फिक्स्ड कैपिटल जो कि फिक्स्ड है, उसमें आएगा टूल्स, बिल्डिंग्स, मशीन्स, हाँ, ये सब आपके फिक्स्ड कैपिटल में आएगा। टूल्स, बिल्डिंग, मशीन जो कि फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब वो कैपिटल जिसको कि हम लोगों ने एक बार अगर खरीद लिया है तो उसको जो है बार बार खरीदने की जरूरत नहीं। एक बार हमने खरीद लिया वो कई इयर्स तक जाएगा। हमने एक लैंड खरीद लिया मान लो फार्मिंग के लिए, कि हमने टूल्स खरीद लिया है, जैसे कि फार्मर का टूल्स क्या होगा, प्लॉ है, सिकल है, हाँ, ट्रैक्टर है, ऐसे टूल्स उसने खरीद लिया है। इसी तरह बिल्डिंग है, मान लो उसने अपने ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बिल्डिंग बना लिया है, तो वो उसका जो है वो आ जाएगा, उसका ये वो उसका फिक्स्ड कैपिटल आ जाएगा। तो ये जो है हम लोग जो कैपिटल को अभी डील कर रहे हैं फिजिकल कैपिटल, उसमें एक है फिक्स्ड कैपिटल और एक है वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल में ये सब आ गया। अब है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होगा, वर्किंग कैपिटल में है कि रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड होना चाहिए। रॉ मटेरियल्स में आपका क्या आएगा, आपके पास सीड्स होना चाहिए, आपके पास मैन्योर होना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स होना चाहिए, जो कि रॉ मटेरियल है फार्मिंग के लिए। और मनी इन हैंड होना चाहिए। मान लीजिए आपने लेबर लगाए हैं अपने लैंड पे, उनको पेमेंट करने के लिए आपके हाथ में कुछ पैसे तो होने चाहिए ना, मनी इन हैंड। मान लीजिए कोई एक वीवर है, बुनकर जो कपड़ा बुनता है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, यार्न होगा, धागा होगा, धागा होगा जिससे वो कपड़ा बुनेगा। और उसके पास भी मनी इन हैंड होना चाहिए जो वो अपने लेबरर लोग को देगा। ठीक है, इसी तरह कोई पॉटर है, कुम्हार, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, क्ले होगा, जो कि वो लेगा और लेबर को लगाएगा वो पॉटरी सामान बनाने के लिए, उनको देने के लिए मनी इन हैंड होना चाहिए। तो ये हमारा होगा वर्किंग कैपिटल। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड था, दूसरे में लेबर था। लेबर में 2 था, मैनुअल लेबर और स्पेशलाइज्ड लेबर। और तीसरा है हमारा फिजिकल कैपिटल था। फिजिकल कैपिटल में पहला आया फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, वर्किंग कैपिटल। तो लैंड, लेबर, कैपिटल सब हो गया। अब हम लोग का जो है फोर्थ रिक्वायरमेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल हमारा 4th रिक्वायरमेंट है कि आपको जो है टेक्निक और नॉलेज पता होगा
तब जाके आप ये सारे जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके और तब जाके प्रोडक्शन कर पाएंगे। किसी भी चीज में करने के लिए, फार्मिंग हो कि कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए अपना एक ह्यूमन नॉलेज होने का जरूरत है, टेक्निक होने का जरूरत है, टेक्नोलॉजी होने का जरूरत है, जिन सबको कंबाइन करके हम लोग अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो है ह्यूमन कैपिटल। उसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी डील करेंगे ह्यूमन कैपिटल के बारे में। अब आ जाते हैं पालमपुर के बारे में हम लोग पढ़ रहे। तो जो है लैंड इज फिक्स्ड। हाँ, किसी भी जगह का कल्टीवेबल लैंड जो होता है वो फिक्स्ड होता है ऑलमोस्ट। ये जितना लैंड है उसी में कल्टीवेशन हो रहा है और उसको हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। जैसे पालमपुर के बारे में बोल रहे हैं कि 1960s के समय में उसने अपना जितना भी वेस्ट लैंड था उसको भी कन्वर्ट कर दिया है कल्टीवेटेड लैंड में, और अब उसके पास जो लैंड है वो फिक्स्ड है। उससे ज्यादा लैंड को वो यूज नहीं कर सकता है कल्टीवेशन में। क्यों? क्योंकि उसके पास बाकी जगहों पे घर बनाना है कि दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो उसका कल्टीवेबल लैंड जो है वो फिक्स्ड है कि इतने ही लैंड में वो कल्टीवेट कर सकता है। ठीक है, अगर मेरे पास लैंड फिक्स्ड है तो अब हम अपने प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका क्या है हमारे पास? तो पहला तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग, कि हम एक ही लैंड में जो है बहुत तरह के प्रोडक्शन करें, बहुत तरह तरह के क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें पर्टिकुलर ईयर में ही, ताकि हम मेरे जो है उस पर्टिकुलर लैंड से मुझे ज्यादा प्रोड्यूस मिले। फॉर एग्जाम्पल पालमपुर में क्या कर रहे हैं, जब खरीफ सीजन है, हाँ रेनी सीजन है, तो वो लोग खरीफ क्रॉप्स लगा रहे हैं, जैसे बाजरा और ज्वार लगा रहे हैं। तो बाजरा और ज्वार को वो लोग मेनली कैटल फीड के लिए यूज कर रहे हैं, बाजरा और ज्वार को, कि अपने कैटल को फीड कराएंगे, खाना खिलाएंगे। उसके बाद जो है वो लोग जो है अक्टूबर टू दिसंबर के समय में पोटैटोज लगा रहे हैं, पोटैटोज लगा रहे हैं। वैसे ही जब उनका ये विंटर सीजन पूरा आ जा रहा है तो उस टाइम वो लोग लगा रहे हैं वीट, वीट अपने फील्ड में लगा रहे हैं, वीट के सीड्स। और इसी बीच वो लोग जो है शुगर केन भी ग्रो कर रहे हैं। तो वो लोग सेम लैंड को वो लोग मल्टीपल क्रॉप्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे एक तरीके का मल्टीपल क्रॉपिंग। ये तो फर्स्ट तरीका हुआ कि कैसे हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अब सेकंड तरीका प्रोडक्शन बढ़ाने का क्या है, यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज करेंगे। अब अगर हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हम यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं होगा, उसको बहुत अच्छा इरिगेशन चाहिए, सिंचाई के लिए पानी उसको बहुत जरूरत है, अच्छे से पानी मिलना चाहिए हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को। दूसरा है उसको केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सबकी जरूरत है ताकि यील्ड हमारा अच्छा हो। यील्ड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लैंड का एरिया है, उस एरिया से जितना हमारा प्रोडक्शन हो पा रहा है एक पर्टिकुलर सीजन में कि पर्टिकुलर ईयर में, वो कहलाता है यील्ड। तो हमको अगर यील्ड अच्छा करना है तो हम HYV सीड्स लगाएंगे। अब HYV सीड्स लगाएंगे तो अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए। तो पालमपुर में देखा गया है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वेल कनेक्टेड विलेज है, इसमें सब जगह इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड है। तो पहले क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ ट्यूबवेल्स लगाए, कुछ जगह पे ट्यूबवेल्स लगाए। तो उससे किसानों ने देखा कि हाँ पहले जो पर्शियन व्हील से यूज कर रहे थे, कुएं से पानी खींच के वो लोग सिंचाई कर रहे थे, पौधों को दे रहे थे, तो उससे ज्यादा आसानी हो रही है ट्यूबवेल से इरिगेशन करने में और ज्यादा इफेक्टिव इरिगेशन हो रहा है, अच्छे से सिंचाई हो पा रही है, पौधों को पानी मिल पा रहा है। तो पहले तो गवर्नमेंट में कुछ ट्यूबवेल्स लगाए, उसके बाद ये फार्मर्स ने क्या किया कि इन लोगों ने भी अपने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स अपने अपने फील्ड्स में लगा लिए। तो इरिगेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम इन विलेज पालमपुर, वहां अच्छे से इरिगेशन हो पा रहा है। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो जितने भी कोस्टल एरियाज हैं और रिवरराइन प्लेन्स है, जहाँ के जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया जहाँ बहुत सारे रिवर फ्लो करते हैं, और कोस्टल एरिया सी के पास का एरिया, वहां पे इरिगेशन प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे इरिगेशन अच्छे से हो पाता है। पर बाकी जो एरियाज हैं वहां पे इरिगेशन का प्रॉब्लम है। मेनली हम लोग का डेक्कन प्लेटू रीजन जो है, प्लेटू समझते हैं, जो एक हाई लैंड रहेगा और ऊपर टेबल जैसा फ्लैट रहेगा, थोड़ा ऊंचा रहेगा जमीन से और ऊपर टेबल जैसा फ्लैट रहेगा, वहां पे इरिगेशन थोड़ा प्रॉब्लम होता है।
तो यहाँ पे जो है इरिगेशन का प्रॉब्लम डेक्कन प्लेटू रीजन में हो रहा है, जहाँ की फार्मर्स जो है टोटली वो डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, फार्मिंग के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब मानसून के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि जब रेनी सीजन होगा, बारिश होगी, तब जाके जो है उनका इरिगेशन होगा। तो इंडिया में तो ऐसा है। अब वापस आ जाते हैं पालमपुर पे। पालमपुर पे ठीक है, वहां पे अच्छा से ट्यूबवेल से इरिगेशन हो रहा है, अच्छा है। अब क्या हुआ, वहां के फार्मर्स ने HYV सीड्स यूज करना शुरू किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब कुछ यूज करना शुरू कर दिया, जिसके कारण कि उन लोग का जो पर हेक्टेयर फील्ड में जो वीट का प्रोडक्शन था वो शूट अप किया। अचानक से वीट का प्रोडक्शन उनका बहुत बढ़ गया। ठीक है, उन लोगों ने देखा कि वीट का प्रोडक्शन उनका बढ़ गया है। हेक्टेयर क्या होता है? कोई भी लैंड को मेजर करने के लिए, उसका जो लैंड के एरिया को मेजर करने के लिए यूनिट होता है हेक्टेयर। अगर हम एक स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर का हर एक साइड 100 मीटर्स का है, तो उस स्क्वायर का एरिया होगा 100 मीटर, 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, जो कि 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। ठीक है, और लोकल यूनिट्स क्या क्या होता है मेजर करने के लिए? बीघा होता है, गुंठिया होता है, ये सब लोकल यूनिट्स है। और नॉर्मली हेक्टेयर हम लोग यूज करते हैं। तो फार्मर्स ने देखा कि पर हेक्टेयर वीट प्रोडक्शन उनका बढ़ गया है। ये तो ठीक है, प्रोडक्शन तो बढ़ गया, बट विल द लैंड सस्टेन? क्या लैंड इतना सह पाएगा? इतना हैवी यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, और इतना जो इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल से जो इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबवेल चला रहे हैं और नीचे से पानी खींच रहे, से क्या हो रहा है? लैंड अपना फर्टिलिटी होता जा रहा है, सॉइल फर्टिलिटी लेस होते जा रहा है। सॉइल फर्टिलिटी तो लेस हो रहा है, साथ ही क्या हो रहा है? वाटर लेवल, अंडरग्राउंड वाटर लेवल लो होते जा रहा है, क्योंकि ट्यूबवेल से पानी हम लोग जब खींच दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही लो हो रहा है। ठीक है, अब जो है अंडरग्राउंड वाटर लेवल तो लो हो रहा है और बहुत ज्यादा पानी खींचना पड़ रहा है। इतने सारे लोगों ने ट्यूबवेल्स लगा दिया है, बार बार कर रहे हैं, पानी निकलना भी मुश्किल हो रहा है। और दूसरा क्या है, लैंड जो है ये अपना फर्टिलिटी लूज कर गया है। अब और भी ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स डालना पड़ रहा है उसको फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, और जितना डाल रहे हैं वो उतना अपना फर्टिलिटी लूज करता जा रहा है। तो यानी कि लैंड में जो है ज्यादा ओवर बर्डन करना भी ठीक नहीं। हम जितने भी हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो लैंड अपना फर्टिलिटी खो देता है। कैसे? केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, या पहले फर्टिलाइजर्स की बात करें। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। जैसे ही वो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, लैंड उनको इजिली ले लेता है, प्लांट्स इजिली दे बिकम अवेलेबल टू द प्लांट्स। पर लैंड उनको रिटेन करके नहीं रख पाता, सॉइल उनको रिटेन करके ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख पाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब हम लोग इरिगेशन करते, सिंचाई करते हैं, तब पानी के साथ वो केमिकल फर्टिलाइजर्स बह जाते हैं, और बह के पास के जो भी वाटर बॉडीज हैं, जैसे पॉन्ड्स है, रिवर्स है, उनको पॉल्यूट कर देते हैं। उस वाटर को तो वो पॉल्यूट करते ही है, साथ में हम जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर्स की इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, उसके कारण क्या होता है कि जितने भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल में, जो कि नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मेंटेन करते हैं, वो भी किल अप हो जाते हैं, वो सारे मर जाते हैं। साथ ही साथ जो है अंडरग्राउंड वाटर लेवल तो कम होता ही जा रहा है, क्योंकि ज्यादा इरिगेशन करने की जरूरत हो रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हाई होते जा रहा है, बार बार ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने का जरूरत पड़ रहा है, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हाई होते जा रहा है। मोस्टली पंजाब, हरियाणा, ये सब एरियाज में फार्मर्स ने ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया, हरित क्रांति आई, तब उस समय इसी तरह HYV सीड्स यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किया, जिसके कारण उधर के सॉइल का फर्टिलिटी कम हो गया है, और अब उधर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ही हाई हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि लैंड के बारे में तो हमने पढ़ा कि लैंड कितना सस्टेन कर पा रहा है। अब लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी देखना जरूरी है। लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग अगर देखेंगे, जैसे कि मैंने तो आप लोग को बताया कि पालमपुर जो विलेज है, वहां पे तो 450 फैमिलीज रहते हैं, उसका अबाउट 1/3 पॉपुलेशन जो है, मतलब 150 फैमिलीज जो है, वो है लैंडलेस है, उनके पास कोई लैंड नहीं है, और उसमें मोस्टली दलित है। तो वो लोग दूसरे के फार्म में एज ए लैंडलेस लेबरर वर्क करते हैं।
ठीक है। अब उसमें ये भी बता रहा है कि 240 फैमिलीज ऐसे हैं, हाँ, जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। इतना स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स में लैंड डिवाइडेड है पालमपुर का कि लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड में वो फार्मिंग कर रहे हैं, उससे वो कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1960 में गोविंद एक फार्मर था, उसके पास 2.25 हेक्टेयर ऑफ लैंड था। उसमें वो उसके 3 सन्स, 3 बेटे जो थे, तीनों मिलके फार्मिंग करते थे, और जो भी प्रोडक्शन होता था उनके लिए एनफ नहीं हो पा रहा था। उनका लाइवलीहुड, उनके घर का खर्च चलाने के लिए एनफ नहीं हो पा रहा था। तब उन लोगों ने क्या किया था, एक बफेलो रखे थे। बफेलो का मिल्क सेल कर करके उससे थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम होता था, जिससे उनका फैमिली चल रहा था। पर गोविंद के डेथ के बाद उसका जो लैंड है वो उसके 3 सन्स में डिवाइडेड हुआ। हर एक सन को 0.75 हेक्टेयर से भी छोटा छोटा लैंड मिला। तो उतना छोटा एरिया ऑफ लैंड उनको मिला, तो वो लोग को लाइवलीहुड चलाना अभी बहुत ही मुश्किल हो गया है। ऑन द अदर हैंड देखेंगे हम लोग तो 60 फैमिलीज है जो कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स का जो है, वो लोगों के पास तो बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड उनके पास है। कुछ कुछ तो ऐसे भी फैमिलीज हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा लैंड है। तो हम लोग देख रहे हैं कि लैंड बहुत बुरी अच्छी तरीके से, मतलब वाइजली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसा सारे गांव के पॉपुलेशन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण पॉवर्टी ज्यादा अराइज होगा, कोई डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर ज्यादा होगा। कुछ लोग ज्यादा रिच हो पाएंगे, कुछ लोग को अपना सिंपल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी बढ़ाने के लिए मुश्किल होगी। तो इस तरह से प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग एक ग्राफ के बारे में देखते हैं। आप लोग अपने बुक में देख पाएंगे कि एक ग्राफ दिया है, वहां पे ग्राफ पाई चार्ट टाइप का दिया हुआ है। तो पहले ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि जो भी कल्टीवेटेड एरिया है, टोटल कल्टीवेटेड एरिया है, उसमें मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो है, मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो है उन्होंने बहुत बड़ा एरिया लिया हुआ है। अराउंड 36% एरिया जो है वो स्मॉल फार्मर्स से कल्टीवेट कर रहे हैं। टोटल लैंड का 36% एरिया स्मॉल फार्मर्स कल्टीवेट कर रहे हैं, जबकि मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स उससे ज्यादा एरिया को कल्टीवेट कर रहे हैं। और जो स्मॉल फार्मर्स, जो 36% एरिया को स्मॉल फार्मर्स कल्टीवेट कर रहे हैं, वो लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, वो स्मॉल फार्मर्स कर रहे हैं। और बाकी जो रेस्ट है 100 - 36% जो है वो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कर रहे हैं। मतलब मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के पास बहुत बड़ा एरिया ऑफ लैंड है। सेकंड ग्राफ को हम देखेंगे कि जो है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो है वो हमारे उस पालमपुर विलेज में 20% मीडियम और लार्ज फार्मर्स है, जबकि जो है स्मॉल फार्मर्स 80%। स्मॉल फार्मर्स की संख्या बहुत ज्यादा है वहां पे। 80% स्मॉल फार्मर्स है, पर लैंड उनके पास कितना है, सिर्फ 36% लैंड है। जबकि 24% मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स है, पर लैंड उनका 100 - 36 जो है उतना 64% अराउंड उनके पास लैंड है कल्टीवेट करने के लिए। तो ये नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब है कि लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। फार्मिंग में बहुत ही हार्ड वर्क का जरूरत होता है, तो वहां पे लेबर की भी जरूरत होगी। जो बिग एंड लार्ज फार्मर्स खुद फार्मिंग नहीं करते हैं, वो जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको अपने फार्म में लगा देते हैं फार्मिंग करने के लिए। फार्म में तो वेरियस एक्टिविटीज होगा, तो वो सोइंग, थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग, प्लॉइंग, बहुत सारे एक्टिविटीज है। उसके लिए वो लोग दूसरे फार्मर्स को, जो लैंडलेस है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको एज अ लेबर लगाते हैं। उनको वो लोग अलग अलग तरीके से पेमेंट करते हैं। कोई जो है, कुछ लोगों को एज ए डेली वेजेस पेमेंट करते हैं, कुछ को एक पर्टिकुलर सीजन के लिए रखते हैं कि इस पूरे सीजन में तुम काम करोगे, इतना तुमको पेमेंट मिलेगा। और अलग अलग एक्टिविटी के लिए भी अलग अलग पेमेंट है। किसी एक्टिविटी के लिए ज्यादा पेमेंट है, किसी एक्टिविटी के लिए कम पेमेंट है। मतलब पेमेंट भी रेगुलर वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। अब है कि ये जो भी है, जैसे कि मैं बोल रही थी वेजेस पेमेंट होता है, तो वो डिफर करता है क्रॉप टू क्रॉप भी। किस तरह का क्रॉप ग्रो कर रहा है उस हिसाब से वेजेस पेमेंट होगा। रीजन टू रीजन भी वेरी कर रहा है। अलग अलग रीजन में, पालमपुर के डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग पेमेंट हो रहा है, ऐसा भी है। और कहीं कहीं पे कैश पेमेंट करते हैं लेबरर्स को, कहीं कहीं पे क्रॉप के रूप में
जो फसल उगा उसमें से थोड़ा सा पार्ट उनको उठा के दे दिया गया, वो उनका वेजेस के रूप में होता है। कहीं कहीं पे उनको वन टाइम मील भी दिया जाता है, खाने के लिए भी दिया जाता है। तो इस तरह से उनको किया जाता है। अब है कि सीजन टू सीजन, तो मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर सीजन के लिए उनको पेमेंट करेंगे या फिर डेली वेजेस पे रखेंगे या ईयरली पेमेंट करेंगे, ऐसा भी होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल पालमपुर का दिया हुआ है कि पालमपुर में एक डाला नाम का लैंडलेस लेबरर है, जिसके पास अपना तो कोई लैंड नहीं है, तो वो वर्क करता है दूसरे के लैंड में। अब है कि गवर्नमेंट ने सेट किया है कि 60 रुपीज पर डे मिलना चाहिए एक लैंडलेस लेबरर को, पर उसको 35 to 40 रुपीज ही वहां पे मिलता है, और वो ही इज रेडी टू टेक दैट मनी। क्यों? क्योंकि हैवी कंपटीशन है, बहुत सारे लैंडलेस लेबरर्स हैं उस विलेज में, और चूंकि विलेज में बड़े फार्मर्स ने बड़े बड़े मशीन ला के रखे हुए हैं, ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स एंड एवरीथिंग, जिसके कारण कि लैंडलेस लेबरर्स की संख्या बढ़ गई है। उनको जो है काम नहीं मिल रहा है, तो खाली बैठे हुए हैं क्योंकि मशीन से बहुत काम कर दे रहे हैं। तो डाला का ऐसे सिचुएशन है कि चलो जितने भी पैसे मिले मैं कर। डाला की तरह ही रामकली भी एक लैंडलेस लेबरर है, जिसके पास अपना लैंड नहीं है और उसे दूसरे के लैंड में लेबर करना पड़ रहा है। क्या है कि उसने पिछले साल मनी लेंडर से कुछ मनी लोन लिया था। अब जो मनी उन्होंने लोन लिया था रामकली ने, अब उनको उसको अपने कर्ज को चुकाना है, और वो बोल रही कि इस बार और मुझे मनी देने को तैयार नहीं है मनी लेंडर। साथ ही साथ उसका जिनकी फील्ड में वो काम करती है, घनश्याम जो है, हाँ, जो लैंड ओनर है जिनके फील्ड में वो काम करती है, उसने इस बार हार्वेस्टर मशीन खरीद के ले आया है। वो हार्वेस्टर मशीन खरीद के ले आया है तो लेबर की कम जरूरत पड़ेगी। वो कह रही है, रामकली डाला को कह रही है कि पिछले साल तो मैंने 5 महीनों से भी कम समय के लिए काम किया था, 5 मंथ से भी लेस काम किया था, इस बार तो काम और कम मिलेगा, मैं अपना डेब्ट कैसे चुकाऊंगी, मुझे और डेब्ट कोई मुझे देने को तैयार भी होगा नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो लेबर है वो अबंडेंट है, हाँ, बहुत ज्यादा लेबर उस पालमपुर विलेज में मिल रहा है। ऑल्दो लैंड स्केर्सिटी है, लैंड की कमी है, पर लेबर अच्छे से मिल रहा है, पर लेबर्स को अच्छे से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण रामकली 35 रुपीज पर डे के हिसाब से भी काम करने को तैयार है कि जितने भी कम अमाउंट में भी शी इज रेडी टू वर्क। अब इसी तरह अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं कि कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग। कैपिटल की जरूरत, कैपिटल मतलब मनी एक तरीके से कह जगह। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जो भी हम लोग को कुछ भी फार्मिंग के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदना है कि अपने जो भी कामों के लिए मुझे हाथ में कुछ पैसे चाहिए। सविता एक है, स्मॉल फार्मर है, उसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड है जिसमें उसको वीट लगाना है, और वीट लगाने के लिए और अपने फार्म इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयर करने के लिए, इरिगेशन के लिए, पानी खरीदने के लिए और सीड्स खरीदने के लिए, लगाने के लिए, वो सब के लिए उसको अराउंड 3000 रुपीज चाहिए। तो वो एक बड़ा लैंड ओनर है तेजपाल सिंह, उससे वो लोन ले रही है, जो कि उसे वो एक लोन दे रहा है उसे अराउंड 3000 रुपीज का, जो कि 24% इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है फॉर 4 मंथ्स, जो कि इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई है। अब इंटरेस्ट रेट इतना हाई है कि सविता को उस लोन को चुकाने के लिए पहले तो खुद के खेत में काम करेंगी, फिर शी इज बाउंड टू वर्क कि तेजपाल सिंह के खेतों में भी उसे काम करना पड़ रहा है 35 रुपीज पर डे के हिसाब से। शी इज रेडी टू वर्क देयर। उसके अपने भी 3 बच्चे हैं, अपना हाउस होल्ड काम भी उसे संभालना है, बाहर भी काम करना है, अपने खेतों पे भी उसके खेतों पे भी, इस तरह उसको अपना डेब्ट को चुकाना है। तो लेबर्स के हालत ठीक नहीं है, जितने भी लेबर्स है। कैपिटल, अब बड़े फार्मर्स कैपिटल कैसे इंतजाम कर रहे हैं, बड़े फार्मर्स पैसे कैसे इंतजाम कर रहे हैं कि वो जो है फार्मिंग करने के लिए। तो बड़े फार्मर्स के पास चूंकि बिग प्लॉट ऑफ लैंड है और वो लोगों ने उनका प्रोडक्शन हाई हुआ है, तो उनमें से बहुत पार्ट ऑफ प्रोडक्शन का वो अपने फैमिली के कंजम्पशन के लिए रख ले रहे हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है उसे वो जाके नियरेस्ट टाउन रायगंज में सेल कर दे रहे हैं। जब सेल कर रहे हैं, जैसे तेजपाल सिंह है, उसे 350 क्विंटल्स राइस उसका प्रोडक्शन हुआ था, वीट प्रोडक्शन हुआ था, उसमें कुछ रखा घर के लिए, बाकी जाके उसने सेल कर दिया। तो जो सेल किया, जो उसको पैसे मिले सेल करने पे, उसने उसे बैंक में रख दिया, फिर उसमें से कुछ पैसे उन्होंने सविता जैसे डेप्ट जो कर्ज लेने वाले उन जैसे स्मॉल फार्मर को कुछ को कर्ज दे दिया, बाकी जो पैसे बचे उससे उसने नेक्स्ट सीजन जो उसका फार्मिंग का शुरुआत हो उसमें जो भी खर्च होगा उसमें उसने वो पैसे लगा दिए।
जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स में खर्च होंगे, टूल्स में कि सीड्स में, जिसमें भी खर्च होगा उसने उसमें कैपिटल को खर्च कर दिया, अपने सेविंग्स में से निकाल के थोड़ा थोड़ा खर्च कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि बिग फार्मर्स का प्रॉब्लम नहीं है। बिग फार्मर्स के पास क्या है, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से कुछ कंजम्पशन के लिए रख रहे हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, और कुछ बाकी सेल कर रहे हैं। सेल करके जो मनी आ रहा है वही उनके नेक्स्ट ईयर के फार्मिंग के लिए सेव हो जा रहा है। नेक्स्ट ईयर के फार्मिंग कर रहे हैं, उसी मनी को वो लोग यूज कर ले रहे हैं, और साथ ही उस मनी से वो लोन भी देने को तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने गोविंद के बारे में पढ़ा था, जिसके 3 सन्स थे, गोविंद और सविता। ये लोग जैसे लोगों का इतना छोटा छोटा लैंड है कि ये लोग खुद के लिए जो भी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके अपने लिए ही सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। तो ये लोग सेल कहाँ करेंगे, और ये लोग सेल नहीं कर पाएंगे, सरप्लस इनका तो है नहीं, तो इनके पास अब कैपिटल भी नहीं रह रहा है कि उसको वो नेक्स्ट ईयर यूज कर सके फार्मिंग के लिए। इसलिए नेक्स्ट ईयर क्या करना पड़ रहा है, इनको फिर से लोन लेना पड़ रहा है। तो उनकी कंडीशन कभी भी ठीक नहीं हो रही है। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना बच्चों की लैंड, लेबर, कैपिटल सबका कितना कितना इम्पोर्टेंस है। कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में ये सबका कितना इम्पोर्टेंस है, लैंड का होना, लेबर का होना, कैपिटल का होना, ये सब कितना इम्पोर्टेंट है, हम लोग ये समझ पा रहे हैं, है ना। अब है कि हम लोगों ने लैंड, लेबर, कैपिटल सब पढ़ लिया। अब हम लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। पालमपुर में नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या है, आप ही सोचिए। नॉन फार्म एक्टिविटीज किसी गांव में क्या हो सकता है। एक तो फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन है, उसके अलावा क्या करते हैं फार्मर्स, क्या करते हैं, कैटल रखते हैं, है ना, बफेलोज, काउस रखते हैं। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज में सबसे पहला डेयरी होगा, कि डेयरी सेटअप किया हुआ है लोगों ने पालमपुर के लोगों ने बफेलोज रखे हुए हैं, बफेलोज रखे हैं। और क्या किया हुआ है कि बफेलोज को क्या खिलाते हैं, मैंने पहले ही बताया था ना, बाजरा और ज्वार जो वो अपने खेतों में उगा रहे हैं, बाजरा ज्वार कैटल को फीड कराते हैं, और उसका मिल्क को ले जाके नियरेस्ट जो टाउन है शाहपुर, वहां पे जाके उसको सेल करते हैं। वहां पे कैसे सेल कर रहे हैं, थोड़ी घर घर जाके सेल कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा है। वहां शाहपुर में वहां पे 2 बड़े शॉप की कहेंगे कि बिजनेसमैन आते हैं, उन लोगों ने कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर बना के रखा है। मतलब मिल्क वहां पे वो बड़े जो ये हैं बिजनेसमैन शाहपुर में, वो लोग वहां पे मिल्क को सारे कलेक्ट करते हैं, जितने भी फार्मर्स ले जाके मिल्क दे रहे हैं सबको वो लोग वहां पे कलेक्ट करके रख रहे हैं, और चिल करके रख रहे हैं, ठंडा करके रख रहे हैं, ताकि वहां पे जो है मिल्क खराब नहीं हो। कलेक्शन होते जाएगा, मिल्क चिल रहेगा, फिर उसको कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में वो लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, प्रॉपर चैनल्स के थ्रू इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि डेयरी एक अच्छा नॉन फार्म एक्टिविटी है पालमपुर में। अब आ जाता है कि डेयरी में कितने लोग हैं, 25% लोग पालमपुर जो है डेयरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अब अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहे हैं। अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब ये थोड़ी है कि बड़ा बड़ा फैक्ट्री सेटअप हुआ है पालमपुर में, ऐसा नहीं है। बहुत ही सिंपल टेक्निक से, सिंपल मेथड से, सिंपल प्रोडक्शन मेथड से छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट किया हुआ है। स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री जैसा अपने अपने घरों में भी लोगों ने सेट किया हुआ है। ठीक है, ऐसा है। तो इसमें है कि 50% से भी 50 से भी कम लोग जो हैं पालमपुर के, वो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उन्होंने करके रखा हुआ है। जैसे एग्जांपल दिया है मिश्री लाल का, उसने अपनी जमीन पे क्या किया है, शुगर केन क्रशिंग मशीन लगा के रखा है। हाँ, मशीन से जो चलता है शुगर केन क्रश करने के लिए। पहले बफेलो से किया जाता था ट्रेडिशनल मेथड से, अब उसने मशीन लगा के रखी है। वो शुगर केन को क्रश करता है और उससे वो जैगरी में उसको ट्रांसफॉर्म करता है। जैगरी मतलब समझते हैं ना बच्चे, गुड़ होता है। तो वो गुड़ जो है जैगरी, उसको बनाते हैं वो, और उसको जाके मिश्री लाल सेल करते हैं आसपास के जो भी नियरेस्ट विलेज और टाउन में है। तो और ये इस प्रोसेस में वो क्या करता है, शुगर केन वो कितने सारे दूसरे फार्मर्स से खरीदता भी है। तो एकदम सिंपल मशीन्स पे वो ऑपरेट कर रहा है, तो उसको बहुत ही लो प्रॉफिट हो रहा है, बहुत कम प्रॉफिट कर रहा है। बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। छोटे छोटे शॉपकीपर्स है वहां पे, उन्होंने छोटे छोटे शॉप्स लगाए के रखे हुए हैं। इसी तरह से वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज चल रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फार्मिंग जो मेन ऑक्यूपेशन है, उसके अलावा जो बाकी ये दूसरे एक्टिविटीज है, उससे लोग प्रॉफिट तो कर रहे हैं, बट प्रॉफिट इन वेरी लेस अमाउंट।
अब हम आ जाते हैं शॉपकीपर्स पे। तो जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स है, बहुत बड़े बड़े शॉपकीपर्स नहीं है, वो क्या करते हैं, आसपास के टाउन के जो होलसेल मार्केट है वहां से आइटम्स खरीद के लाते हैं और उनको अपने छोटे छोटे शॉप्स में यहाँ पे पालमपुर में सेल करते हैं। उसमें क्या हो सकता है, राइस, व्हीट, नी, ऑयल, टी, बिस्किट, सोप्स, हाँ, ये सब छोटे मोटे आइटम्स वो लोग वहाँ पे सेल कर रहे हैं अपने शॉप्स में। इसी तरह से एक एग्जाम्पल दिया है करीम। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे लोगों ने ना जो रोड साइड में कि बस स्टैंड के पास ईटेबल्स के शॉप लगा के रखे हैं, मतलब छोटे छोटे होटल करके रखे हुए हैं। खाने पीने की चीज, बस से लोग उतरे, हल्की फुल्की चीजें खा लिए, तो इस तरह से उन्होंने छोटे छोटे होटल बना के रखे हुए हैं। इस तरह का भी बिजनेस चल रहा है। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है आपके बुक में, करीम जो है एक आदमी है, उसने क्या किया है कि उसने देखा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं पालमपुर गांव के, वो जाके टाउन में कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, और कॉलेज में अटेंड कर रहे हैं, साथ ही टाउन में वो लोग कंप्यूटर क्लासेस भी कुछ कुछ कर रहे हैं। इसलिए करीम ने क्या किया है, उसका अपना घर जो है मार्केट के पास है, उस घर के कुछ रूम्स में उसने कंप्यूटर लाके सेटअप कर दिया है और कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट किया है। 2 वुमेन ऐसी थी उस विलेज में पालमपुर में जिन्होंने कंप्यूटर में डिग्री किया हुआ था, MCA BCA क्या डिग्री किया हुआ है, तो उसको उन्होंने वहां पे पढ़ाने के लिए लगा दिया है करीम ने। तो स्टूडेंट्स अच्छे नंबर में, स्टूडेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं और कंप्यूटर क्लासेस कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह का अच्छा तरीका है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जो है ट्रांसपोर्ट बिजनेस में भी लोग वहां पे प्रॉफिट कर रहे हैं। जैसे कि जितने भी रिक्शा वाला, टांगा वाले हैं, बॉगीज है, ये लोग कुछ कुछ सामान लोड करके रायगंज तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसी में हम वो लोग जीप्स, ट्रक ड्राइवर सब ने कुछ कुछ खरीद के रखा हुआ है और उसमें सामान लोड करके वो वहां तक पहुंचाते हैं, शाहपुर तक कि रायगंज तक पहुंचाते हैं। इसी में एक एग्जांपल दिया है, किशोरा नाम का एक आदमी है पालमपुर में। उसने क्या कर रखा है कि उसके अपना जब गवर्नमेंट लोन दे रही थी, बहुत ही चीप लोन्स दे रही थी, ऐसा एट ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब उसने एक बफेलो खरीद लिया। बफेलो से मिल्क प्रोड्यूस करता है, बफेलो से मिल्क मिलता है और उस मिल्क को वो सेल करता है। साथ ही साथ बफेलो के पीछे उसने एक वुडन कार्ट भी जोड़ के रखा है, मैंने बॉगी बना के रखा है ना, जैसे बुलेट कार्ट होता है। तो उसमें वो कुछ कई बार क्या करता है कि जैगरी की शुगर केन कुछ लोड करके वो जाके रायगंज के विलेज में, रायगंज जो नियरेस्ट विलेज है वहां जाके वो पहुंचाता है। कई बार वो गंगा रिवर के पास भी जाता है, वहां से पॉटर्स बोलते हैं कि मेरे लिए मिट्टी ले आना, क्ले ले आना, तो उसमें वो क्ले भी लोड करके ले आता है ना। तो इस तरह से उसका भी ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है और वो अपना लाइवलीहुड का अच्छे से वो इंतजाम कर ले रहा है। तो हमने देखा मेनली इस चैप्टर में कि प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है उसमें आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सबकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस विलेज के एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि हर एक प्रोडक्शन एक्टिविटी में लैंड, लेबर, कैपिटल और क्या ह्यूमन कैपिटल, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था। तो हर एक प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम्स है, कमी है कि ज्यादा है, और अगर उससे इनकम नहीं हो पा रहा है तो लोगों ने क्या ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड मेथड्स ढूंढ के रखे हुए हैं, वो सब कुछ सिंपल टर्म्स में इस चैप्टर में बता दिया गया है। और आपका चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करिए, चैप्टर खुद से रीड करिए एक बार। अब आपको चैप्टर समझने में कुछ भी मुश्किल नहीं होगी कि मैंने बहुत डिटेल में, बहुत स्मूथली आपको चैप्टर समझा दिया है। और मेरे हिसाब से तो आपकी चैप्टर की तैयारी परफेक्ट है। मेरा वीडियो ध्यान से देखिए और जो भी आपको सजेशंस देना हो कमेंट्स में आप दे सकते हैं, लाइक करना हो लाइक करिए, और जो नेक्स्ट चैप्टर आप चाहते हैं आप उसकी डिमांड भी करिए कमेंट्स में लिख के। मैं तुरंत ही आपको वो नेक्स्ट चैप्टर के सारे ऑनलाइन सेशंस प्रोवाइड करूंगी। ओके, थैंक यू।